बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे किया हुआ था हमने ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को। ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये कौन से डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पे हम रिवाइज़ करते जाएंगे। ऐसे डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट को कोई ना कोई ट्रॉमा फेस करने को मिलता है या कोई ना कोई स्ट्रेसर्स देखने को मिलते हैं या फिर कोई ना कोई उसकी लाइफ में एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है जिसकी वजह से उसमें आगे चल के उसकी लाइफ में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि लीड करती हैं उसको डिसऑर्डर की तरफ। तो बेसिकली इसका ये मेन कॉन्सेप्ट है और इसमें जो मेजर सिम्टम्स हैं, दो सिम्टम्स इसमें मेजर पाई जाती हैं। सबसे पहले ये कि पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील प्लेयर, कि उसमें जो एबिलिटी होती है प्लेयर को फील करने की वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी ये कि वो हर वक्त ऐसे स्टेट में रहेगा जो कि अनहैप्पी होगी, अनप्लेयर होगी, मतलब इस तरह से डिस्फोरिक कंडीशन के अंदर वो रहता है पेशेंट जो होता है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं। तो बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था। नेक्स्ट चलते हैं अपने इसमें फर्दर डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे और ऑलरेडी हमने 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर चुके हैं हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे हम आज 4th वन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हमें वो सुनने को मिलता है और इसमें बेसिकली हम आज देखेंगे कि ये होता क्या है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, प्रेवलेंस क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्या हैं या हम किस तरह इसको डायग्नोज कर सकते हैं। एट द लास्ट हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस वे में किया जाता है और कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और कौन से मेथड्स अवॉइड किए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो बेसिकली आपको पता चल रहा है कि पोस्ट मतलब के बाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कि ट्रॉमा के बाद आने वाला जो आपके पास स्ट्रेस होता है या स्ट्रेसर्स होते हैं जो आपको हमेशा उस ट्रॉमा की तरफ जो है वो आपका ध्यान लेकर जाते हैं। आपको जो है वो उसके फ्लैशबैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप उससे डर जाते हो और आपके माइंड में वो ट्रॉमा जो होता है ना वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो वो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये ट्रॉमा जो है वो बहुत ही सीरियस किस्म का होता है, ठीक है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी पर्सन के साथ रोड एक्सीडेंट हुआ है या पर्सन ने किसी के साथ होते हुए देखा है या लव वन के साथ देखा है, या लव वन की डेथ भी हो सकती है ट्रॉमा के तौर पर। इसके अलावा किसी ऐसे बंदे की डेथ हो सकती है जिस पे वो डिपेंडेंट था, और इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन जो कि सीवियर ट्रॉमेटिक होती हैं पर्सन के लिए, सीवियर ट्रॉमा होती हैं, ट्रॉमा कॉज करती हैं पर्सन के लिए। तो उस सिचुएशन वो जो सिचुएशंस होती हैं वो लीड करती हैं डिसऑर्डर की तरफ। आगे चल के जो पेशेंट है इन सिचुएशंस को जब फेस करता है, इन सिचुएशंस को फेस करने के बाद पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स क्रिएट होते हैं, जो इमोशंस क्रिएट होते हैं और जो उसके माइंड में डिस्टर्बेंस पैदा होती है जिसकी बेस पे उसमें जो है वो कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, जैसे कि फ़ियर का इमोशन हो गया। इसके अलावा पेशेंट के अंदर साइलेंस या फिर आइसोलेशन का इमोशन आ सकता है, आपके पास देखने को मिल सकता है कि पर्सन ने हादसे के बाद बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। और हादसे के बाद ना तो वो अपने फंक्शनिंग एरिया में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है और हर वक्त वो बैठे बैठे डर जाता है या फिर उसके फ्लैशबैक्स उसको आ रहे हैं। तो आगे चल के इसके सिम्टम्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, PTSD इज़ अ डिसऑर्डर दैट डेवलप इन सम पर्सन। ये सिर्फ उन पर्सनस में होता है जो कि एक्सपीरियंस करते हैं शॉकिंग, स्केरी एंड डेंजरस इवेंट को। इट इज़ नेचुरल टू फील अफेयर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रॉमेटिक सिचुएशन। अब एज ए नॉर्मल पर्सन हम अगर बात करते हैं तो हम भी जब किसी ट्रॉमा को फेस करते हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशन को फेस करते हैं, तो हमारे अंदर फियर की फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है नेचुरली। ये हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी वजह से हमारा फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो होता है वो हम शो करते हैं, जिसकी बेस पर हम देखते हैं कि हमने इस फियर को रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना, अवॉइड करना है या फिर इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब हादसा हो चुका है तो उसके बाद एज अ नॉर्मल पर्सन हम लोग अपनी लाइफ में जो है दोबारा वही रूटीन कुछ दिनों के बाद या फिर कह सकते हैं कि एक हफ्ते के बाद जो है हम डेली रूटीन पे चले जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, हमारी सिचुएशन
सिचुएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, हम उस सिचुएशन को एज अ नॉर्मल परसीव कर रहे होते हैं कि इट्स ओके, ये हादसा ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो इन इवेंट्स के अकर होने के बाद अपने आप को, अपनी थिंकिंग को, अपनी जो उनकी कोग्निशन होती है उसको अलर्ट कर लेते हैं, अल्टर कर लेते हैं नेगेटिव थॉट्स में और नेगेटिव मूड में एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो पर्सन्स जो होते हैं वो आगे चलकर डिसऑर्डर में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो हमारे पास 3 हो सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा नॉर्मल पर्सन, मैंने आपसे बात की कि नॉर्मल पर्सन हमारे साथ अगर कोई हादसा पेश आता है तो हम लोग इसको आगे चलकर नॉर्मलाइज हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये पर्सन नॉर्मलाइज क्यों नहीं होते? हो सकता है कि इनके चाइल्डहुड में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा पाया जाता था, चाइल्डहुड इनका ट्रोमैटिक है, जिसकी वजह से आगे चल के इनको ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं कि कोई भी और ट्रॉमा इनके सामने आता है तो उससे ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लीड कौन कर रहा है? चाइल्डहुड ट्रॉमास लीड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद जब ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की कि लव वन की डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो इसके साथ हादसा पेश आया है या तो उसके ऊपर पर्सन डिपेंडेंट होगा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो शॉक हो गया, या फिर पर्सन के अपने साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो माजूर हो गया या ऐसी कंडीशन पेश आ गई है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है या वो किसी और पर डिपेंडेंट हो जाता है, तो ये चीज़ें उसको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक फैक्टर्स की जो कि इसको कॉज करते हैं, तो मैंने पहले बात की कि वो अपनी कोग्निशंस को अल्टर्ड कर लेता है, उनमें नेगेटिव एसोसिएशन आ जाती है, उसकी जो कोग्निशन होती है और उसका जो मूड होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह ट्रेन कर लेता है कि ये हादसा मेरे साथ पेश आया, उसको फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो कहता है कि ये दोबारा आएगा, और ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसकी वजह से उसको फील हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल उसी सिचुएशन में चला गया हूँ। इसके अलावा इसको ये जो है वो नाइटमेयर्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसी कोग्निशंस इसकी हो सकती हैं, और मतलब अपनी कोग्निशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को बिल्कुल वो नेगेटिव की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से जो है आगे चलकर इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो इवॉल्व होता है आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट्स। इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो 12 मंथ के अंदर यूएसए के अडल्ट्स में 3.5% जो है इसकी प्रेवलेंस पाई जाती है, जो कि हमने पीछे वाले जो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा है ये। तो हमारे पास नेक्स्ट हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या फिर इसकी सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो डीएसएम के अकॉर्डिंग इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने दिया क्राइटेरिया नंबर 8, जिसमें इन्होंने कहा है जी एक्सपोज टू एक्चुअल और थ्रेटन डेथ, सीरियस इंजरी और सेक्सुअल वायलेंस इन द वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया आ जाता है ये रिलेटेड है एक्सपीरियंस से। ठीक है, कि पर्सन हादसे को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, थ्रेटेंड को एक्सपीरियंस करेगा, वो थ्रेटेंड, वो जो हादसा है, वो जो इंजरी उसके साथ हुई या फिर सेक्सुअल वायलेंस या फिज़िकल वायलेंस हुआ है। अब यहाँ पे वायलेंस या इंजरीज या फिर ये सब कुछ एक्सीडेंट बाहर नहीं हो सकता, घर के अंदर भी हो सकता है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेरेंट्स की जो चाइल्ड अब्यूज़ के अलावा जो आपके पास जो मैरिटल अफेयर्स और इस तरह के सिचुएशंस पाई जाती हैं जिसमें हस्बैंड जो है वाइफ को बिटेंड सिचुएशन आती है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से वाइफ इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकती है, और इसके अलावा हस्बैंड भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है। और इसके बाद आपके पास जो है इसमें कह रहे हैं कि आपने ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करनी है, इमेजिनेशन में एक्सपीरियंस नहीं करनी। और ये किस सिचुएशन में हो सकती हैं? आपको ये 4 सिचुएशंस दी गई हैं और कहते हैं कि इनमें से एक का पाया जाना ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से एक्सपीरियंस किया है। ये आपको एक्चुअली में दिए हुए हैं, वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द एक्चुअल थ्रेटेंड डेथ, एक्चुअल थ्रेटेंड सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि डायरेक्टली आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, डायरेक्टली मतलब आपके अपने साथ वो चीज़ हुई है, आपके अपने साथ वो हादसा हुआ। ठीक है, अगर हस्बैंड ने वाइफ को मारा है तो वो वाइफ आप होंगी
जिसने जो है वो मार खाई अपने हस्बैंड से, जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो गया है और आप आगे चल के उस सिचुएशन में फंस गई हैं, उस सिचुएशन में बिल्कुल जो है वो अटक के रह गई हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो आपके अपने साथ, पेशेंट के अपने साथ होगा, जिसकी वजह से उसमें आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपीरियंस के अलावा आप जो है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सिचुएशन नंबर 2 दी गई है इसमें कि विटनेस के तौर पर आप देख सकते हैं, आपने किसी के साथ हादसा होते हुए देखा है, वो हादसा आप किसी लव वन के साथ होते हुए देख सकते हैं, किसी और पर्सन के साथ होते हुए देख सकते हैं, लेकिन वो हादसा इतना सीवियर था कि आपके माइंड में उसका बिल्कुल मैप जो है वो बिल्कुल इस तरह प्रिंटेड होके रह गया, ठीक है, इम्प्रिंट हो गया आपके माइंड के अंदर, और वो आप भूल ही नहीं पा रहे उस चीज़ को। आपके जो है उस चीज़ से इतना स्केयर हो गए हैं कि आपको बार बार उसके फ्लैशबैक्स, आपको उसके नाइटमेयर्स, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लर्निंग दैट ट्रॉमा। अब यहाँ पे एक तो था डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आपने किया। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा है एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में, अकर टू द क्लोज फैमिली मेम्बर और क्लोज फ्रेंड इन केस ऑफ एक्चुअल और थ्रेटेंड डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, द इवेंट मस्ट हैव बीन वायलेट और एक्सीडेंटल। अब यहाँ पे वही है कि सीरियस इवेंट होना चाहिए और इसमें आप लर्न करके भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी आपको मैसेज आया कि आपके जो लव वन है या फ्लान जो रिलेटिव या फ्रेंड है उसके साथ ये हादसा हो गया, आपको कॉल आ सकती है, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो सुन के या फिर पढ़ के भी आप इस ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ सकता है एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड और एक्सट्रीम एक्सपोजर टू अवर्सिव डिटेल ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपके सामने वो डिटेल जो है वो मसलसल रिपीट होती जा रही है, जिसकी वजह से आप जो है वो उसकी अनप्लेजेंट डिटेल जो है ना वो अवर्सिव डिटेल, मतलब कि अनप्लेजेंट डिटेल जो है वो बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है, बार बार आपके सामने कोई दोहरा रहा है, जिसकी वजह से आप जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको ज़्यादा ही फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कलेक्टिंग ह्यूमन रिमेन्स, पुलिस ऑफिसर रिपीटेड एक्सपोज और डिटेल टू द चाइल्ड अब्यूज़। अब अगर बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ है, किसी भी किस्म का फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, बच्चे के साथ या बड़े के साथ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप केस जो है पुलिस के पास चला गया तो पुलिस बार बार इस चीज़ को रिपीट करेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सारी चीज़ें वो जब रिपीट करेगा, ठीक है। अगर आप विटनेस भी हैं तब भी आपको बताना पड़ेगा, अगर आपके साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो होती है ना, रिपीटेड एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर होता है, बार बार डिटेल का रिपीट होना किसी भी सूरत में, वो भी आप उस वे में भी इस चीज़ को डीपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर का। नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है इंट्रूसिव सिम्टम्स। इंट्रूसिव बेसिकली आपके पास यहाँ पे इंट्रूसिव का जो मतलब होता है वो ऐसा मतलब होता है कि आप ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो जिनको आप याद नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप उनको अवॉइड करना चाह रहे हो, आप उनको भूलना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें हैं, वो जो आपके पास इवेंट्स हैं, वो जो सिचुएशन है वो बार बार आपको याद आएगी, बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, आपके ना चाहने के बावजूद। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रूसिव सिम्टम्स एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट्स बिगिनिंग आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट अकर। अब ट्रॉमेटिक इवेंट अकर हो गया, आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, क्राइटेरिया नंबर ए में हमने देखा कि हम एक्सपीरियंस करेंगे उसको। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आपके अंदर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से सबसे पहली सिम्टम है इंट्रूसिव सिम्टम्स आपके पास आती हैं, ठीक है। तो इंट्रूसिव सिम्टम्स कौन सी होती हैं, आपको इन 5 सिम्टम्स में से एक का होना ज़रूरी होता है, तब जाकर आप पेशेंट में कहते हो कि इसमें क्राइटेरिया नंबर बी जो है वो फुलफिल हो गया। सबसे पहले आप देखोगे कि उसके अंदर रिकरेंट इनवॉलेंट्री और इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज ऑफ द थोरेटिक इवेंट। अब जहाँ पे उसको जो है बार बार वो जो इवेंट है वो याद आ रहा है, ठीक है। रिकरेंट एंड इनवॉलेंट्री मतलब वो नहीं भी चाह रहा तब भी उसके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि वहाँ पे हादसा हुआ था, ये हो गया था, वो गया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, सब कुछ उसको जो है ना वो इस तरह से याद आ रहा होता है, उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो बार बार रिपीट होती रहती हैं उस इवेंट की। नेक्स्ट आपके पास क्या देखने को मिल सकता है, रिकरेंट डिस्ट्रेस ड्रीम्स इन विच, अब यहाँ पे उसको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं।
ट्रॉमेटिक रिलेटेड इवेंट्स से जो है वो नाइटमेयर आते हैं, जो कि उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उस पर्सन को अफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा डिसोसिएटेड रिएक्शंस आ सकते हैं, यानी कि फ्लैशबैक्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लैशबैक्स ऐसे होंगे कि उसको लगेगा कि वो जो इवेंट है वो बिल्कुल दोबारा से अकर होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल दोबारा से मैं उसी सिचुएशन के अंदर चला गया हूँ। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस और एक्सपोजर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्यूज दैट सिंबलाइज रिजेंबल एंड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। यहाँ पे क्या है कि आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिलेंगे या एक्सपोज करने को मिलेंगे, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल क्यूज से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्सन फैमिली पर, अगर एक फैमिली के साथ हादसा हुआ, एक पर्सन को जो है वो इस तरह की सिचुएशन फेस करने को मिल रही हैं, वो जो है पर्सन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा रहा है, तो अगर कोई भी एक फैमिली ग्रुप बना हुआ है और बैठे हुए हैं और किसी ने भी उस हादसे के बारे में छोटा सा भी क्यू दे दिया या बात कर दी, तो उसके अंदर वो दोबारा से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, दोबारा से वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है दोबारा से काज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी ये एक किस्म की इसकी वीकनेस बन जाती है, ये जो ट्रॉमा होता है ना, ये बिल्कुल इसकी वीकनेस बन जाती है, जिसकी बेस पे ये ना तो उस बारे में कोई बात सुन सकता है, ना इंटरनली कोई बात सोच सकता है उस हादसे के बारे में, ना एक्सटर्नली कोई बात सुन सकता है। अगर वो सुनता है तो दोबारा से उसके ऊपर वही साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, इंटेंस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत में होती है, ठीक है, और उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस करता है। नंबर 5 इज मार्क्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्यूज दैट सिंबलाइज और रिजेंबल एज एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ साथ वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी कि जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स का सिस्टम होता है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, उस चीज़ को भी वो एक्सपीरियंस करता है। अगर उसको इंटरनल और एक्सटर्नल क्यूज़ मिल रहे हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं उसके ट्रॉमेटिक इवेंट्स के साथ, तो क्या होगा, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, ठीक है, उसको जो है घबराहट हो सकती है, इस तरह की मतलब बीपी अप या डाउन हो सकता है उसका। तो यहाँ पे ये कंडीशंस जो है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आ सकते हैं उसको। और इसके अलावा यहाँ पे स्वेटिंग हो सकती है, आपको स्वेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ साथ आपको फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे पर्सन के अंदर। इंट्रूसिव सिम्टम्स के बाद आपके पास आ जाती हैं नेक्स्ट सिम्टम्स, जो कि अवॉइडेंस से रिलेटेड। अवॉइडेंस मतलब कि उस सिचुएशन को अब उसने एक्सपीरियंस कर लिया, जो कि हमने क्राइटेरिया नंबर ए में डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि उसमें सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहली सिम्टम्स जो थी वो इंट्रूसिव सिम्टम्स थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि अवॉइडेंस सिम्टम्स क्या है। अब avoidance symptoms persistent avoidance of stimuli associated with traumatic events beginning after the traumatic events occurred as evidence by one or both of the following। यहाँ पे क्या है कि persistently वो उस situation को अवॉइड करेगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑनसेट होता है अवॉइडेंस का, वो होता है आपके पास आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट, यानी ट्रॉमा के बाद। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि इन दो जो आपको सिम्टम्स दी गई हैं, इन दोनों में से एक का होना ज़रूरी है या फिर दोनों का होना ज़रूरी है, तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो फुलफिल होगा। फर्स्ट वन इज़ अवॉइडेंस और efforts to avoid distress memories, thoughts और feelings about और closely associated with the traumatic event। अब यहाँ पे वही चीज़ कि वो इस चीज़ को अवॉइड करेगा कि उसके इंटरनल जो आपके पास क्यूज़ हैं उन चीज़ों को अवॉइड करे, यानी कि मेमोरीज जो हैं उससे रिलेटेड, थॉट्स और फीलिंग्स जो उसको आती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी अवॉइड करेगा, ठीक है। अवॉइडेंस और एफर्ट्स टू अवॉइड एक्सटर्नल रिमाइंडर्स, जैसे कि पीपल, प्लेस, कन्वर्जेशन, एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन, उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अवॉइड करेगा। चाहे वो हादसे वाली जगह है, उस जगह पर जाने का अवॉइड करेगा। उस हादसे से रिलेटेड जो पीपल लोग हैं उन लोगों से बात करने को अवॉइड करेगा, कन्वर्सेशन से अवॉइड करेगा, उस बारे में बात ही नहीं करेगा, ठीक है। उस हादसे के बारे में या उस पर्सन से रिलेटेड, या फिर हो सकता है ना कि उस पर्सन से जो उसका लव वन था उसके साथ वो मिलकर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता था पहले जिसमें वो बहुत प्लेजर फील करता था, तो वो उन एक्टिविटीज़ को भी जो है वो इग्नोर कर देगा, अवॉइड कर देगा। उन ऑब्जेक्ट्स को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा जो उस पर्सन से या उस हादसे की जगह से रिलेटेड है। जैसे अगर वो उस दिन जब उसके साथ ये हादसा हुआ, अगर वो गाड़ी पे था या बाइक पे था या फिर बस में था,
ठीक है, बस में जा रहा था, उसके साथ जब ये हादसा पेश आया तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो इन चीज़ों को अवॉइड करेगा। अगर वो बाइक पे जा रहा था तो बाइक को अवॉइड करेगा, अगर वो जो है वो कार पे जा रहा था तो कार पे जाने को अवॉइड करेगा, अगर वो बस में जा रहा था तो बस में जाने को अवॉइड करेगा। इसके अलावा उस सिचुएशन को भी अवॉइड करेगा। दैट अरोजल डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज थॉट और फीलिंग अबाउट और क्लोजली एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट। जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सबको अवॉइड करता है, चाहे वो एक्सटर्नल लेवल पे हैं चाहे वो इंटरनल लेवल पे हैं। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने इसके 3 जो आपके पास क्राइटेरियाज हैं उनको डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके नेक्स्ट क्राइटेरिया पे बात करेंगे, ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये चीज़ जो है वो कंट्रोल हो रही है। इसके बाद इसके स्पेसिफायर्स पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।